डिबेंचर्स का टॉपिक अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में सिंकिंग फंड पे बात कर रहे थे। इसमें हमने क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों देख लिए विद एंट्रीज एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा सिंकिंग फंड में, उसमें कोई क्वेरी है किसी को? कल जो लास्ट हमने सम कैलकुलेट किया, वो जीआर में कितना अमाउंट लेके जाना है, सिंकिंग फंड कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते टाइम ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट में जितना अमाउंट गया है उतना ही सेल करना है। सिंकिंग फंड का बैलेंस अलग होता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस अलग हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर में हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। ये सब हमने डिस्कस किया था। आगे का टॉपिक अब कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें जो कैलकुलेशन है वो आप समझ लो कैसे होगा, ध्यान देना। रिडेम्पशन की बातें ही चल रही है। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए अलग अलग मेथड्स हम देख रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने लमसम रिडेम्पशन देखा, एनुअल ड्राइंग्स की बात की। अभी यहाँ पे सिंकिंग फंड पहले से मेंटेन करके पैसों का प्रोविजन करके चल रही है, हमने बात की। अब आगे जो सिचुएशन आने वाली है उसमें डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी क्या करती है, ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स बाई कर लेती है। देखो सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। अगर एक कंपनी को अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है या बाईबैक करना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि डिबेंचर होल्डर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो और उनको बोलो कि भाई डिबेंचर्स वापस दे दो और अपने पैसे वापस लेके जाओ। ये सिचुएशन होती। बट इसमें अगर हम फाइनेंशियल एंगल से सोचें तो मिनिमम आपको उनको एट पार तो पैसा देना ही पड़ेगा। ये बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टर या जो भी मनी लेंडर है वो अग्री नहीं करेगा, बोलेगा जितना मैंने पैसा दिया उतना तो उधार वापस करोगे, उल्टा प्रीमियम भी मांग सकता है। तो कंपनी के लिए वहाँ पे वो चीज़ कॉस्टली हो जाती है, बिकॉज दे नो कि मिनिमम हमें एट पार तो पैसा देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि प्रीमियम हमें ऊपर से और पे करना पड़े। इसके बदले एक दूसरा सोर्स अवेलेबल है। कंपनी खुद अपने डिबेंचर्स मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से बाई करेगी एज एन इन्वेस्टर और खरीदने के बाद उसको कैंसिल कर देगी। अब इसमें प्लस पॉइंट या एडवांटेज क्या होगा, आपको पता है मार्केट में सिक्योरिटीज में जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारी खुद की कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट में डिस्काउंट रेट पे ट्रेड कर रहे हो, बिलो पार वैल्यू। शेयर्स में भी तो होता ही है, फेस वैल्यू से नीचे कभी कभी शेयर ट्रेड कर रहा होता है। हर शेयर प्रीमियम पे ट्रेड नहीं होता मार्केट में। कितने पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन वो शेयर मार्केट में आपको 85 पैसे में अवेलेबल है। तो देखा जाए तो वो तो फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है। ये सेम पॉइंट डिबेंचर्स वाले केस में भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है प्रॉफिट बनाने की। अपने ही डिबेंचर्स जो आपने 100 रुपये में बेचे थे वो 95 में खरीद लो और उसको खरीद के कैंसिल कर दो। आप ही तो मालिक हो, कैंसिलेशन में आपको कौन रोकने वाला है? वहाँ 5 रुपीज़ का प्रॉफिट भी कंपनी का जनरेट हो सकता है, कुछ सेविंग्स हो सकती है। तो सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन की हम बात करें कि कहाँ से डिबेंचर्स वापस आएंगे, तो उसमें एक बहुत अच्छा सोर्स है, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट। और ओपन मार्केट में जो मार्केट रेट होगा उसी पे परचेज होगा, और ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है और खरीदने के बाद कंपनी इमीडिएटली उन डिबेंचर्स का क्या करती है, इसमें हमारे पास कुछ वेरिएशन है। क्लियर हो गया? तो टॉपिक का जो आपका हेडिंग है वो होगा परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। इतना हेडिंग दे दो पहले, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कैलकुलेशन आपको सीखना है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, एंड में आपको समझ आएगा। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, ये हेडिंग दे दो। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है? ये टाइटल लिख लिया आपने। अब इसके अंदर ना 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 1 और 2, ये भी आप साथ में नोट कर ही लो। हेडिंग कॉमन है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। फर्स्ट पॉइंट में आएगा फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएशन है इसमें, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। और दूसरा फॉर इन्वेस्टमेंट एज ओन डिबेंचर्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया, फॉर इन्वेस्टमेंट एज ओन डिबेंचर्स। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपनी खुद की कंपनी के डिबेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हो, जैसे बाकी लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। खरीदने के बाद इमीडिएटली आप क्या करोगे, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो इमीडिएटली खरीद के कैंसिल कर दो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डिबेंचर गायब हो गए, या फिर आप उसको कुछ महीनों तक, कुछ टाइम तक इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड भी कर सकते हो, एंड फ्यूचर डेट पे हम उसको कैंसिल करेंगे, ये भी पॉसिबल है। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखने वाले हैं, वो भी देख लेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इससे लिंक करवाऊंगा। इसके लिए कुछ डेटा फ्रेम कर लेते हैं। और डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़, जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12% पर एनम। डिबेंचर्स पे आपको पता है कि इंटरेस्ट जो है वो कंपनी रेगुलर इंटरवल पे देती है। अब इंटरेस्ट में मैंने आपको बोला था या तो एनुअल बेसिस पे हो सकता है, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर 6 मंथली बेसिस पे यूजुअली होता है। हम 6 मंथली वाली कंडीशन ले रहे हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट की जो डेट है दैट इज 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये स्टैटिक डेटा है जिसके बेस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी की चीज़ें आपको समझा देता हूँ।
अब देखो ये टाइमलाइन बना लेते हैं यहाँ पे। ये अपना 1 अप्रैल साल का स्टार्टिंग 2021, 30 सितंबर 2021 और ये 31 मार्च 2022। अब इसमें सिचुएशन ये है कि सपोज मैं कुछ डिबेंचर्स ओन कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी के। अभी इस एग्जांपल में ना मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, जिस कंपनी के डिबेंचर है उसकी बात नहीं हो रही, आपकी और मेरी बात हो रही है। क्या है समझ में? अब डिबेंचर्स मैं इसी डेट से ओन कर रहा हूँ, मेरे पास ही है मेरे नाम पे, मतलब कंपनी के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हुआ है। अब ये होल्डिंग मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, इसके पहले भी तो ये 31 मार्च आई होगी। 31 मार्च को इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट किसको मिला होगा? मुझे मिला होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, 1 अप्रैल से भी मैं डिबेंचर होल्ड करते करते आगे बढ़ा, 30 सितंबर आ गई। 30 सितंबर इज द रिकॉर्ड डेट। उस दिन जिसके नाम पे डिबेंचर होंगे उसके नाम पे इंटरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये इंटरेस्ट भी मुझे मिला। अब आगे बढ़े तो डेट आई 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को ये जो पर्टिकुलर डिबेंचर्स है ये मैंने सेल कर दिए और आपने मुझसे डिबेंचर परचेज कर लिए। क्लियर हो गया? अभी आप और मैं दोनों में से कोई भी कंपनी नहीं है, हम दोनों इंडिविजुअल्स हैं जो 1-to-1 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मैंने आपको जब डिबेंचर बेचा तो उसका एक प्राइस डिसाइड हुआ होगा। अब प्राइस अपने फेस वैल्यू को ध्यान में रख के कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने एट पार ही ट्रेड कर लिया, 100 रुपीज़ में मैंने आपको डिबेंचर बेचा, आपने मुझे 100 रुपीज़ दे दिया, ट्रांजेक्शन खत्म। तो आज से डिबेंचर किसके हो गए? आपके। अभी तक कौन ओनर था? मैं ओनर था। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये डेट आएगी 31 मार्च। 31 मार्च को कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी ना। वो डिबेंचर इंटरेस्ट किसके अकाउंट में आएगा? आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में? आपके अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि इस डेट से ओनर आप बन चुके हो। लेकिन पता है इसमें एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तब रियलाइज होगी। क्या 31 मार्च को कंपनी ने जो डिबेंचर इंटरेस्ट डिक्लेयर किया वो कितने ड्यूरेशन का था? 1 साल का, 6 महीने का? 6 महीने का, मतलब ये पूरे ड्यूरेशन का ना। समझ आ रहा है? अब देखो ये पूरा ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कंपनी ने आपके अकाउंट में दे दिया। लेकिन क्या पूरे 6 महीने तक डिबेंचर आपने होल्ड किए थे? पैसा आपका इन्वेस्टेड था पूरे 6 मंथ्स तक? नहीं। ये वाला जो ड्यूरेशन है इसमें ओनर कौन था? मैं था ना। अब मुझे लगेगा कि यार ये ड्यूरेशन जो है 2 मंथ्स का, ये 2 मंथ्स के ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट है ये तो मुझे मिलना चाहिए था। समझ आ रहा है? अब मैंने आपको फ़ोन किया, बोले वो आपको इंटरेस्ट मिल गया या नहीं? तो आपने बोला सर आप कौन बोल रहे हो? बोला मैंने आपको डिबेंचर बेचे थे, कुछ याद आ रहा है? बोले हाँ ऐसा आ तो रहा है, फिर भी बोलो बात क्या है? मैंने बोला ये 2 महीने का इंटरेस्ट जो है ना वो एक्चुअली में आइडियली मेरा बनता है, क्योंकि 2 महीना मेरा पैसा इसमें इन्वेस्टेड था, वो ब्याज मुझे मिलना चाहिए। 4 महीने का इंटरेस्ट आपका बनता है, तो 2 महीने के पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। गूगल पे भी करोगे चलेगा, मेरा व्हाट्सएप पे जो नंबर है वही यूपीआई है, उस पर भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा, चल रहा है ना आजकल एज एडवर्टाइजमेंट। तो आप मुझे पेमेंट कर दो। आपने बोला सर रॉन्ग नंबर, अब कौन पैसे देगा? बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे 2 मंथ्स के इंटरेस्ट का मेरा नुकसान नहीं हो गया। समझ आ रहा है? इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सॉल्यूशन ये है कि इस डेट पे जब मैं आपको ये डिबेंचर बेच रहा था, मुझे मालूम था ना कि ये प्रॉब्लम बाद में आएगा, आप मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे, रॉन्ग नंबर बोलोगे, ये सब चीज़ें होने वाली है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट बनता है अगर मैं पहले से आपसे यहीं पे चार्ज कर लेता तो हो सकता है ऐसा। क्लियर हुआ? अच्छा, बोले सर कैसे पता चलेगा इस डेट पे कितना इंटरेस्ट आने वाला है? 31 मार्च को पता चल सकता है या नहीं चल सकता? कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का? गिन के बता सकते? डेटा है आपके पास? ये 2 महीने का मैं आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करूँ? सब कुछ आपके सामने ही है। और एक ही डिबेंचर है, कोई ऐसे यूनिट्स तो अपन ने लिए नहीं। बताओ ना कितना आएगा? 2 रुपीज़। ठीक है, फेस वैल्यू पे गिनते हैं इंटरेस्ट। अगर ये प्राइस कुछ और भी होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसलिए 12% का रेट रखा है कि वो पर मंथ 1% हो गया, तो 1 महीने का 1 रुपया इंटरेस्ट बनता है। तो ये 2 महीने का मुझे पता है ना कि 2 रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का, जब कंपनी आपको 6 रुपीज़ देगी तो आइडियली इसमें से 2 रुपीज़ मेरा है और 4 रुपीज़ ही आपका है। तो मैंने इसी डेट पे आपको बोल दिया कि डिबेंचर का जो प्राइस है वो 100 रुपये रहेगा और इंटरेस्ट के 2 रुपये आप मुझे पे करोगे, टोटल पेमेंट होगा 102। समझ आ गया? अब मैंने इस डेट पे आपसे 102 रुपये ले ली। अब 31 मार्च को जब कंपनी आपको 6 रुपीज़ पे कर रही है तो मेरा कुछ आपसे हिसाब बाकी नहीं, मैंने पहले 2 रुपये ले लिए थे। आपको जब 6 रुपये मिले तो आप 2 मुझे पहले ही पे कर चुके हो ना, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका हो गया, हिसाब सेटल हो गया और उस दिन हमें और कोई फर्दर सेटलमेंट करने की नीड नहीं। आया समझ में? तो ये सिचुएशन जो है वो प्रिवेलेंट है और मार्केट में इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। अब ये जो प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो 100 रुपीज़ है, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूडेड था? नहीं। तो इस अमाउंट को हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, समझ आ गया? और ये वाला जो अमाउंट है दिस इज विद इंटरेस्ट इंक्लूडिंग, तो इसके लिए बोलते हैं क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आ जाता है कम इंटरेस्ट प्राइस। समझ आ गया? तो 2 टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग एंड क्यूमुलेटिव। तो ये टर्म्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए कि प्राइस का मतलब क्या है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन में आपको जो भी अमाउंट दिया होगा
उसके साथ ये नाम कोट किया होगा तो उसी से मालूम पड़ेगा कि इंटरेस्ट अलग से जोड़ना है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या उसको बाइफरकेट करना है, क्योंकि आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी इसके इफेक्ट सबके अलग अलग होने वाले। क्लियर, ये मालूम पड़ गया? तो ये एक बार आप डेटा लिख लो, ये टाइमलाइन बना लो और ये कैलकुलेशन एक बार आप नोट कर लो, इनको नाम दे दो। ठीक है, अब फिर मैं कंपनी का एग्जांपल लूंगा। अभी तो आपका और मेरा एग्जांपल था, लेकिन अब कंपनी का एग्जांपल आएगा। कैलकुलेशन में कुछ भी क्वेरी है, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो बोल सकते। ठीक है, डन, कंप्लीट। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ध्यान दो, अब ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें बायर सेलर में अपने दो इंडिविजुअल्स थे जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था। मैं अमाउंट्स और वो सब चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी सिचुएशन में अब पार्टीज जो है वो चेंज कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, जो ओपन मार्केट से अपने ही डिवेंचर्स बाई कर रही है। तो ओपन मार्केट में सेलर आप में से कोई भी हो सकता है, लेकिन बायर साइड पे कौन है यहाँ पे? कंपनी। तो कंपनी भी जब पेमेंट करेगी तो जो भी सामने सेलर होगा, चाहे आप हो या मैं हूँ, अपने भी तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट डिमांड करेंगे ना। अगर ट्रांजेक्शन ऐसी कोई डेट पे हो रहा है जो इंटरेस्ट की डेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेफ्ट साइड वाला ड्यूरेशन होगा उसका इंटरेस्ट जो है वो सेलर मांगने वाला है। तो इवन कंपनी भी ओपन मार्केट से बाई करते टाइम डिबेंचर्स का जो पैसा है वो तो पे करेगी, साथ साथ में इंटरेस्ट का जो भी प्रपोर्शन बनता है वो भी वो पे करने ही वाली है। तो ट्रांजेक्शन सिमिलर रहेगा, लेकिन बाइंग साइड पे यहाँ पे कंपनी है और सेलर साइड पे कोई भी हो सकता है ओपन मार्केट। ये क्लियर? अच्छा, जो प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अब ऐसा अगर कोई सम आएगा तो वो डेटा में जो प्राइस आपको देंगे वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस के फॉर्म में भी हो सकता है, कम इंटरेस्ट प्राइस के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे भी लिखा होगा उसके बेस पे हमें उसको आगे फिर वैसे ट्रीट करना होगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज ऐसा बोला हुआ है कि कंपनी ने जो डिबेंचर्स बाई किए, डेट ये रखते हैं 1 दिसंबर वाली, ये डेटा स्टैटिक है, सिर्फ मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ। अब प्राइस है 99 रुपीज एक्स इंटरेस्ट पर डिबेंचर। कंपनी ने इतने में डिबेंचर बाई किया, यही डेट है और बाकी सारा डेटा सेम है। तो इस सिचुएशन में टोटल पेमेंट कंपनी की तरफ से कितना होगा? 99 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं? तो अलग से देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? हाँ, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा इस सिचुएशन में? 2 रुपये आएगा या 1.8 या 1.98 ऐसा आएगा। मैंने अभी आपको बोला इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे गिनते हैं, मैं बोल चुका ऑलरेडी, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे गिनते हैं। मैंने ये भी बोला कि 100 मैंने लिखा है वो कोइंसिडेंस है कि पार वैल्यू ली है, लेकिन इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे गिनते हैं। तो एनीवे ये 2 रुपये ही आने वाला है, तो 1.98 कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। मार्केट प्राइस पे थोड़ी ना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, डेट सिक्योरिटीज में फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो ये 2 रुपये फिक्स रहने वाला है। तो 2 रुपीज इंटरेस्ट का ऐड हो गया, कंपनी की तरफ से टोटल पे आउट हो गया 101, डिबेंचर का 99 और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज इंटरेस्ट पोर्शन इट इज 2 रुपीज। समझ आ गया? अब यही मैं आपको बोलता हूँ 99 रुपीज जो है ये कम इंटरेस्ट प्राइस है। अब क्या फर्क पड़ेगा? इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? वही 2 रुपए, क्योंकि पॉइंट में तो गिनना है नहीं, फेस वैल्यू पे आएगा। तो ये 2 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट का पोर्शन है इसके अंदर। और डिबेंचर के लिए कंपनी ने कितना पे किया? 97, ये डिबेंचर का प्राइस हो गया। अब देखो इस वाली सिचुएशन में अगर हम देखें तो कंपनी को डिबेंचर्स वापस बाईबैक करके 1 रुपए का फायदा हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। 100 का डिबेंचर है ना, फेस वैल्यू 99 रुपीज में वापस ले लिया, ये 2 रुपए नहीं काउंट हो गए, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। कंपनी सामने वाले ने जितने टाइम के लिए डिबेंचर होल्ड किया उसको उतना ब्याज दिया हमने, तो वो अलग चीज हो गई। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कंपनी के लिए, जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है। यहाँ जो उन्होंने 1 रुपया बचा लिया ना, वो कैपिटल प्रॉफिट हो गया, इसलिए वो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। इस ट्रांजेक्शन में कंपनी का डिबेंचर्स पे कितना फायदा हो गया? 3 रुपए का। अब ये जो 3 रुपीज मैं बोल रहा हूँ दिस इज कैपिटल प्रॉफिट, और ये जो 2 रुपए है ना दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेट आप बोल सकते हो कि 1 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि 100 की चीज टोटल 99 में मिल गई। बट ये जो आपको दिख रहा है 3 रुपीज दिस इज कैपिटल प्रॉफिट एंड दिस 2 रुपीज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आमने सामने नेट ऑफ करके हम बोल सकते हैं कि 1 रुपए का नेट फायदा है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का अलग होने वाला है, इसलिए मैं इसको अलग ही रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 3 रुपए का बेनिफिट हो गया खुद का ही डिबेंचर वापस बाईबैक करके। तो आपको अगर प्राइस एक्स इंटरेस्ट करके बोला हुआ है तो इंटरेस्ट अलग से ऐड करना है, अगर कम इंटरेस्ट करके बोला हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको सेग्रीगेट करना है, बाकी का डिबेंचर का प्राइस आपको निकालना है, ताकि आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते टाइम ये सारी चीजें आपको सही से समझ में। क्लियर? ये समझ आ गई? आपको एग्जाम्पल नोट करना है जो लिखा उसके साथ, तो ये 2 चीजें नोट कर लो, बाकी तो लिख ही लिया, सिर्फ ये नोट कर लो, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट एज एन एग्जाम्पल। फिर आगे एंट्रीज पे चलते हैं।
चलो देख लेते हैं आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखो जो पहले मैंने आपको 1 और 2 पॉइंट्स लिखवाए थे ना, उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अब इसमें भी 2 वैरायटी आने वाली है, मतलब टोटल 4 केस पॉसिबल है। जो 1 और 2 मैंने आपको लिखवाए, वो 1 में भी ए और बी और 2 में भी ए और बी। कैसे? क्योंकि यहाँ प्राइसिंग में 2 वेरिएशन है, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। तो जो मैंने आपको ये लिखवाया फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, इसके अंदर 2 वेराइटीज होंगी कि भाई परचेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हुआ या कम इंटरेस्ट प्राइस पे हुआ। फिर हम जब नेक्स्ट केस देखेंगे परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसमें भी 2 प्राइस आएंगे। तो एंट्रीज की जो वैरायटी है उसमें 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, तो एक एक करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बात फिक्स कर दी है कि ओन डिबेंचर्स खरीदने के बाद हमने इमीडिएटली क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से डिबेंचर गायब हो जाएंगे। अब जो ट्रांजैक्शन है वो यही वाला रखते हैं, इसी डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा, और फेस वैल्यू और ये सब चीज़ें सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंट्रीज के लिए सबसे पहला केस अगर हम ले रहे हैं तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे लेना पड़ेगा, और एक्स इंटरेस्ट प्राइस ये रख लेते हैं 99 रुपीज़। अब आपको पता है कि इस पे 2 रुपये इंटरेस्ट का पे करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या करें? देखो हो क्या रहा है, डिबेंचर वापस आ रहे हैं, डिबेंचर वापस आते ही इमीडिएटली कैंसिल हो रहे हैं। तो जो डिबेंचर अकाउंट है अपना वो डेबिट हो जाएगा। रिडेम्पशन वाला पार्ट याद कर लो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? फेस वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, आप डिबेंचर इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हो ना, मैंने आपको बोला ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज अपन ने पहले भी की ना, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, फिर बाद में पीएनएन टू डिबेंचर इंटरेस्ट, वो सेम इफेक्ट आने वाला है, नया कुछ नहीं। तो मैं साथ में यहीं पे इसका भी इफेक्ट दे देता हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। पेमेंट कितना? 2 रुपीज़। अच्छा, टोटल आप पे आउट कर कितना रहे हो इस प्राइस के हिसाब से? 101। तो बैंक से पे आउट कितना होने वाला है? 101 रुपीज़। डिफरेंस आ रहा है ना अभी भी 1 रुपये का। वो 1 रुपया क्या है? प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट जो मैंने आपको बोला। तो इसको नाम देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा 1 रुपी। टैली हो गया ये। तो ये इसका इफेक्ट है। डिबेंचर आते ही मैंने कैंसिल कर दिया, तो उसको डेबिट कर दिया ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब हो जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे जो इंटरेस्ट पे किया वो खर्चा क्लेम कर लिया। बैंक से टोटल पे आउट हुआ इन दोनों को मिला के 101 रुपी, और जो मेरा नेट प्रॉफिट आया कैपिटल प्रॉफिट, वो 1 रुपया यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब क्लोजिंग एंट्रीज अभी बाकी है, ये सिर्फ हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट किया एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन। इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर? अब इसके साथ साथ जो क्लोजिंग एंट्रीज होंगी उसमें क्या होगा वो देख लो। एक तो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो पीएनएल में जाएगा, तो वो क्लेम करेंगे अपने। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो देखो ये 2 रुपीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था। ये वाला जो अमाउंट है ये क्या है? ये कैपिटल प्रॉफिट है। ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगी, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट कितना? 1 रुपी। तो एक तरफ 2 रुपये का खर्चा और दूसरी तरफ 1 रुपये की कमाई। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। वो वैसे भी दिख रहा है, देख लो यहाँ पे। सॉरी, उल्टा हो गया ना, 2 रुपये का नुकसान हुआ, 1 रुपये कमाई, तो आपका नेट लॉस हो गया ना 1 रुपी का। वो यहाँ से दिख ही रहा है कि आपने 101 पे किया है एक डिबेंचर के लिए जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये, तो नेट आपके पॉकेट से 1 रुपये एक्स्ट्रा गया, और वो यहाँ से टैली हो रहा है। एक्सपेंस के नाम पे 2 रुपये दिखाया, इनकम के नाम पे 1 रुपया दिखाया, नेट लॉस 1 रुपी का, वो यहाँ से भी टैली हो ही रहा है। बट दोनों का नेचर अलग अलग है, एक रेवेन्यू है, कैपिटल, इसलिए दोनों का। चलिए, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द कम इंटरेस्ट प्राइस। और देखो एक्स इंटरेस्ट प्राइस अगर अपने 99 ले रहे थे तो ऊपर 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट अलग से देना पड़ रहा था। कम इंटरेस्ट प्राइस वाले में क्या हो रहा है, तो 97 रुपीज़ जो उसके अंदर डिवेंचर का अमाउंट रहेगा, 2 रुपये इंटरेस्ट का इंक्लूडेड रहेगा। अगेन मैंने आपको बोला वो 2 रुपये ही रहने वाला है इंटरेस्ट, बिकॉज कैलकुलेशन जो है वो हम फेस वैल्यू पे करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट के अमाउंट में कहीं कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। अब ये एंट्रीज आपके सामने है, एक बार आप देख लो। अब जब हम डिबेंचर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपये से। 2 रुपये इंटरेस्ट हमें पे करना है तो वो अलग से पे करेंगे। टोटल पे आउट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक 99 रुपीज़। प्रॉफिट एंड रिडेम्पशन जो है बाकी का वो 3 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगेन यही है कि 3 रुपये कैपिटल प्रॉफिट है, 2 रुपये आपका सामने डिबेंचर इंटरेस्ट है, नेट बेनिफिट जो है वो 1 रुपी का होने वाला है। अब देखो ये जो 2 रुपये है क्लोजिंग एंट्री में वही पीएनएल में हमने ट्रांसफर कर दिया, और जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन हुआ था 3 रुपये वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दोनों प्राइस की जो एंट्रीज है उसमें आपको पता चल गया। पर्टिकुलर सब में सेम ही है, सिर्फ अमाउंट में वेरिएशन आने वाला है, बिकॉज एक प्राइस में इंटरेस्ट अलग से ऐड होता है, दूसरे प्राइस में इंटरेस्ट जो है वो आपको इंक्लूडेड माना जाता है, और फिर अपने उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं और फिर आगे कैलकुलेशन होता है। डन? यहाँ तक समझ आ गया?
तो इसके साथ ये दोनों एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट आपके दो वेरिएशंस हो गए। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज परचेज ऑफ डिबेंचर्स या ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट। तो ये वाला टॉपिक जो है इमीडिएट कैंसिलेशन वाला, इसके दोनों केसेस हमने देख लिए। अब वैसे ही जो सेकेंड हाफ है, परचेज ऑफ डिबेंचर्स एज ओन डिबेंचर्स और एज इन्वेस्टमेंट, वो देख लेते हैं और एंट्रीज में क्या चेंज आएगा वो समझते हैं। ठीक है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि अभी हम डिबेंचर खरीद रहे हैं लेकिन इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे हमारी बैलेंस शीट में असेट के फॉर्म में दिखने वाले। दिस इज द वेरिएशन। प्राइस वही रख रहा हूँ, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 99 और 2 रुपीज़ वाला, बाकी डेटा सेम ही है। एंट्रीज में क्या फ़र्क आता है वो देख लो। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डिबेंचर्स खरीदने के बाद इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो कर नहीं सकता हूँ। मैं डिबेंचर खरीदने के बाद उसको होल्ड कर रहा हूँ एज माई ओन इन्वेस्टमेंट, तो वो एक असेट के फॉर्म में दिखने वाला है जब तक मैं उसको फ्यूचर में कैंसिल ना कर दूँ। इतनी बात हमें समझनी है। तो इसके लिए एक असेट अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको नाम देंगे ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ये असेट अकाउंट है, रियल अकाउंट है, दिस इज नॉट कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, इसलिए मैंने डिबेंचर्स को यहाँ पे डेबिट नहीं किया। जब फ्यूचर में कैंसिल करूंगा ना तब डेबिट करेंगे। तो ओन डिबेंचर्स के नाम पे आपने अपने ही डिबेंचर्स परचेज कर लिए और आप उसको इन्वेस्टमेंट या असेट की तरह बैलेंस शीट में शो करने वाले हो, तो वैल्यू कितनी लिखूँ यहाँ पे? 99 लिखूँ, 101 या 100? वैल्यू क्या लिखनी चाहिए? फेस वैल्यू लिख सकते हैं क्या? कैंसिल तो कर नहीं रहे डिबेंचर। आप कोई भी असेट परचेज करते हो तो उसको कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो? परचेज प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, वैसे ही बोलते हैं। तो यहाँ परचेज प्राइस डिबेंचर की कितनी है? 99। ठीक है, तो 99 रुपीज़ यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज असेट जब भी हम परचेज करते हैं इट इज रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो आपने डिबेंचर के तो 99 दिए, ये 2 रुपये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो जो 2 महीने का जो ड्यूरेशन है उसका इंटरेस्ट है और वो अपने अलग से ही लिखने वाले। तो यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा? 99। क्लियर? अच्छा, इंटरेस्ट भी तो आपने पे किया ही है ना, तो डिबेंचर इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो दिखाना ही है, जैसे शो कर ही रहे 2 रुपीज़, और टोटल पेमेंट यहाँ पे हो गया 101 और 2 बैंक खत्म। तो ये अभी एंट्री हो गई है जब हमने डिबेंचर परचेज कर लिए और उसको कैंसिल नहीं किया, इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड किया, और कुछ इसमें इफेक्ट नहीं आने वाला है। अब पता है इसमें इफेक्ट कब आएगा? जब ये डिबेंचर इन फ्यूचर हम कैंसिल करेंगे। अब वो कैंसिलेशन किसी भी डेट पे हो सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, डिपेंड्स। लेकिन जब भी हम कैंसिलेशन करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देख लो। अब तो डिबेंचर कैंसिल हो ही रहे ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से इनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब ये फेस वैल्यू पे बाहर जाएंगे, ये तो होने ही वाला। अच्छा, एक तरफ आप डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हो, दूसरी तरफ आपकी ये असेट भी तो राइट ऑफ हो रही है। जो असेट आई थी वो असेट जा रही है सामने, तो ये क्रेडिट करना पड़ेगा सामने अकाउंट टू ओन डिबेंचर्स, और जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था उसी पे रिमूव करेंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें आपको कुछ डिफरेंस का अमाउंट दिख रहा है? वो डिफरेंस का अमाउंट क्या है? प्रॉफिट लॉस, अमाउंट तो पता है लेकिन है क्या? हाँ, लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है ना। 100 रुपीज़ का डिबेंचर 99 में खरीद के लाए थे, 1 रुपये का फायदा हो रहा था, तो वो जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन आप बोल सकते हो। अगर यहाँ प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन नाम दे रहे हो तो बाद में वो कैपिटल प्रॉफिट में चला जाएगा। ये नाम दे दो कैपिटल टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, वो ठीक रहेगा, 1 रुपी। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद क्लोजिंग एंट्री सेम है आपकी, वो डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, ये वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वो एंट्रीज पूरी सेम। अब देखो एक चीज मैं आपको टैली करा देता हूँ। जो अभी अपन ने पहले वाले 2 केस देखे ना, इमीडिएट कैंसिलेशन वाले, उसमें जो फर्स्ट केस था वो आप देखो, उसकी एंट्रीज देखो एक बार, वो आपने लिखा होगा तो उसमें से देख लो या नहीं। अच्छा, ये 2 एंट्रीज आपको दिख रही है ना दोनों, इसको अगर हम कंबाइन कर दे या मर्ज कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा? ऐसा बोल सकता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आमने सामने। ठीक है, बाकी मर्ज करके देखो, जो आपने अभी लिखा इमीडिएट कैंसिलेशन का फर्स्ट केस वही बन रहा है, एग्जैक्टली सेम बन रहा है। ठीक है, क्योंकि टेम्पररीली एक असेट क्रिएट की थी, बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया, तो सिर्फ ये एक ओन डिबेंचर वाला अकाउंट ही एक्स्ट्रा है। आप देख लो, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 2 रुपीज़, सामने पेमेंट किया था आपने 101 और 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। आमने सामने कैंसिल कर दोगे तो वही इफेक्ट आ जाएगा जो फर्स्ट केस में था। तो हमने और कुछ नहीं किया, जो डिबेंचर इमीडिएटली कैंसिल हो सकते थे हमने कुछ टाइम उसको होल्ड किया और फिर उसके बाद हमने उसको कैंसिल किया। तो जब तक होल्ड किया तब तक असेट के फॉर्म में दिखाया, जब बाद में उसको कैंसिल किया तो सामने असेट राइट ऑफ कर दी। तो ये टेम्परेरीली क्रिएट किया था और कुछ नहीं था। तो फर्स्ट केस और ये आपका थर्ड केस एक्चुअली में सेम है, सिर्फ टाइमिंग ऑफ कैंसिलेशन का फर्क है। वहाँ इमीडिएट था, यहाँ पे इन फ्यूचर। अब रिलेट हो गया, तो ये कंसेप्चुअली आपको एंट्रीज रिलेट हो जाएंगी ना,
तो उसको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा कि इसमें 4 एंट्री ऐसे करनी होती है। थोड़ा सा सोचोगे, 1-2 बार घर पे अकेले बैठ के रिवाइज करोगे, आपको अपने आप फ्लो समझ में आ जाएगा। डन यहाँ तक? ये थर्ड केस हो गया। और फोर्थ वाला केस भी देख लेते हैं। प्राइस ही तो चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहने वाली। ये डेटा अमाउंट्स बता दो आप क्या होने चाहिए और क्या लिखूँ। सबसे पहले तो यही आएगा ना, ओन डिवेंचर, क्योंकि इमीडिएट कैंसिल तो हम कर नहीं रहे। कितनी वैल्यू लिखूँ यहाँ पे? 97, क्योंकि डिवेंचर आपने 97 में खरीदा। बाकी डिवेंचर इंटरेस्ट के नाम पे 2 रुपये वो तो देने ही है। तो पेमेंट टू बैंक जो हो रहा है वो कितना? 99 रुपीज़, जो आपने प्राइस पे किया। तो ये एक पार्ट कंप्लीट। इसके बाद जब हम इसको कैंसिल करेंगे इन फ्यूचर, तो 12% डिवेंचर्स का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा बाई 100 रुपीज़। और क्या इफेक्ट आएगा? असेट सामने राइट ऑफ हो जाएगी टू ओन डिवेंचर अकाउंट 97, सेम प्राइस। डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन कितना? 3 रुपीज़। देख लो, अभी जो सेकंड केस आपने सॉल्व किया था उसकी कंबाइन एंट्री करोगे तो यही आ जाएंगे। इन दोनों कंबाइन कर दो, वही एंट्री मिल जाएगी आपको। ये अगेन सामने ओन डिवेंचर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी की एंट्री सेम है। 3 रुपये कैपिटल प्रॉफिट, 2 रुपये रेवेन्यू लॉस, नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो 1 रुपी। ठीक है, क्लियर? तो ये 4 केस हो गए। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी जो भी इसमें हो सकता था विद एंट्रीज। एक इसमें और एडवांस लेवल का केस बाकी है, वो आज नहीं लेने वाला हूँ। इससे पहले आप ये वाले चारों केस समझ लो। अगर इसमें कुछ पूछना है अभी जो करवाया तो बता दो। क्लियर? अब जो इसमें एक पॉइंट आने वाला है जो ऐड होगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर होंगी। खुद से भी एंट्री करनी है तो आप कर सकते हो, और वो इसी केस से कनेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट वाले केस। मैं सिर्फ अभी आपको सिचुएशन बता देता हूँ, सोल्यूशन फिर अपने कल देखेंगे। ये जो यहाँ पे ओन डिबेंचर्स के फॉर्म में मैंने डिबेंचर्स को होल्ड कर लिया, ये डेट कोई भी पर्टिकुलर डेट हो सकती है साल में अपने। ऐसा जैसे जो एग्जांपल में हमने देख रहे थे ना 1 दिसंबर, तो वही डेट मान लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला ये डिबेंचर फ्यूचर में कभी भी कैंसिल हो सकते हैं, ऐसा कोई डेडलाइन तो है नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने बाद भी कैंसिल हो सकते हैं। सपोज ये जो कैंसिलेशन की डेट है, अगर ये 31 मार्च 2022 के बाद आती है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 31 मार्च को क्या सिचुएशन होगी पता है? जो भी डिबेंचर्स आपकी कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रखे हैं, लोगों को इशू कर रखे हैं, वो तो दिख रहे होंगे, और कुछ डिबेंचर तो आपने खुद भी खरीद रखे हैं। ये समझ आ रहा है? तो 31 मार्च को जब इंटरेस्ट पे आउट करना होगा, तो वो इंटरेस्ट सिर्फ आउटसाइडर्स को पे करोगे या खुद को भी पे करना पड़ेगा? खुद को ही पे करना ही पड़ेगा ना, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकली तो उसका सेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि 31 मार्च को आपके ओन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है और खुद के पास है, तो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का आपको अलोकेशन या उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ कैसे होगी वो अपने आज नहीं देखने वाले, लेकिन उससे पहले ना आप ये पूरा आज रिवाइज करके आना। आप कल के लेक्चर में आओगे और ये पॉइंट में आगे कंटिन्यू करूंगा, ये क्लियर होगा तो आपको कैलकुलेशन समझ आएगा। आज मैंने सारा कैलकुलेशन आपको पर डिबेंचर करवाया। अब कल जब मैं ये आगे वो इंटरेस्ट वाले पॉइंट के हिसाब से कंटिन्यू करूंगा, तो कुछ क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर्स अपने अज्यूम करेंगे, तभी समझ आएगा कि मार्केट में कितने डिबेंचर घूम रहे हैं, हमने कितने बाई कर लिए, उस हिसाब से फिर इंटरेस्ट का रेशियो होगा। वो कैलकुलेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट उसके लिए पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बाकी टॉपिक्स फिर अपने कल देखेंगे।